हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं सेट नंबर 6 और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक कवर कर लिया था। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो आपको हम बता दें कि ये जो सीरीज है ये इकोनॉमिक्स का सीरीज है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और ये जो इकोनॉमिक्स है ये क्लास 11th क्लास के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करते हैं, 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डेली करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन डेली करते हैं और सभी प्रश्न आपका MCQ के फॉर्म में रहता है। और दोस्तों, आपका जो पैटर्न है एग्जाम का, यानी कि अगर हम बात करें तो जैक बोर्ड का हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जैक बोर्ड का। तो जैक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी का जो क्वेश्चन पत्र पूछा जाता है, प्रारूप जो होता है क्वेश्चंस का, उसी के आधार पे हम लोग जो है सेट तैयार करते हैं। और उसी सेट का ये छठा पार्ट है और सेट नंबर 6 है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, ये आपका कहता है कि मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है दोस्तों, उसको भी हमने प्रयास किया है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना के आपको हम प्रोवाइड कर दे, ताकि आपको अगर पूछेगा HDI का, मान लीजिए कि पूरा यहाँ पे नाम पूछ सकता है, फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है दोस्तों। और अगर भारत की रैंकिंग पूछेगा तो दोस्तों, अभी जो भारत की रैंकिंग है 2020 में ये है 129, ठीक है। और इससे पहले जो भारत की रैंकिंग थी 2019 में, वो कितना था, 130 था, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, फुल फॉर्म और रैंकिंग इंडिया का कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देख सकते हैं ये क्वेश्चन से इसमें पूछा है कि मानव विकास सूचकांक मानदंडों का एक सूचक है। आशा करते हैं आपको HDI यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि HDI क्या है। ये है मानव विकास सूचकांक, और ये जो है किन मानदंडों का एक सूचक है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है आध्यात्मिक, बी है सामाजिक, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे C है राजनीतिक, और ऑप्शन डी है धार्मिक। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है सामाजिक। तो ये एक क्या है, सामाजिक मानदंडों का सूचक है। बी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड की ओर, जो कि कहता है कि निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है। बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि भारत का निर्धन राज्य कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र है, बी केरल, सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पे आपको टिक लगाया हुआ भी है। तो बिहार जो है सबसे, ये जो चारों ऑप्शन है इसमें सबसे ज्यादा क्या है, गरीब और सबसे ज्यादा निर्धन राज्य है। इसके बाद दोस्तों, अगर सबसे अमीर, ठीक है, बात करेंगे पूरे भारत में, तो सबसे अमीर राष्ट्र कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है। नाम भी याद रखना है, महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है, अमीर है, मतलब रिच, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आता है, तमिलनाडु आता है। थर्ड में आता है कर्नाटका। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि है नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग के बारे में पूछा गया है, तो हमने पहले भी आपको बता दिया था कि जो नीति आयोग का गठन है ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अगर पीछे वाले वीडियो को आप लोग देखे होइएगा तो हमने जब वहां पे हम आपको योजना आयोग बता रहे थे, योजना आयोग, ठीक है, सॉरी योजना आयोग नहीं, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना आपको हम बता रहे थे, पंचवर्षीय योजना। उसी समय हमने आपको बताया था नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में हमने जिक्र कर दिया था, और इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है। पूछा है कि उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है। ऑप्शन ए है कृषि संकट, बी है लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, ऑप्शन सी दिया गया है आय असमानता, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो उदारीकरण का जो प्रतिकूल प्रभाव है उसमें जो है सो आपका ये चारों यहाँ पे
सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी। ठीक है, तो कृषि संकट भी लघु उद्योग पर जो है सो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आय असमानता भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 5 कहता है कि मनरेगा का संबंध है। मनरेगा का संबंध पूछा है कि किससे जो है सो संबंध है। ऑप्शन ए है रोजगार, बी है शिक्षा, सी है चिकित्सा सेवाएं और ऑप्शन डी है उद्योग स्थापना। तो दोस्तों मनरेगा का जो संबंध है, एक संबंध किसके साथ है? रोजगार के साथ है। और इसमें जो है मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार का गारंटी दिया जाता है। और ये भारत में लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में जो है सो ये भारत में लागू हुआ था। ये दोनों चीज भी आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये 2005 में लागू हुआ था और इसमें 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि 100 दिन का मतलब कि रोजगार का गारंटी किस में दिया जाता है, तो वो था आपका मनरेगा। और एक बार फिर से हमने आपको करवा दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है नाबार्ड कब स्थापित हुआ था। नाबार्ड के बारे में पूछा गया है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, ये स्थापित कब किया गया था। ऑप्शन ए है 12 जुलाई 1982, बी है 12 जुलाई 1983, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 12 जून 1882 और ऑप्शन नंबर डी है 12 जून 1985। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों सही होगा ए नंबर ऑप्शन जो कि है 12 जुलाई 1982। और जो नाबार्ड है ये क्या है? ये है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो इसका फुल फॉर्म है इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसके मुख्यालय कहाँ पे है ये भी कई बार जो है सब पूछ लिया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ये है मुंबई में। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में मुंबई है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसके बाद दोस्तों आप लोग का देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, जो कि कहता है कि श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। श्रम बल और कार्य बल का अंतर यहाँ पे पूछा है कि क्या होता है। ऑप्शन ए है कुल रोजगार श्रम, बी है बेरोजगार श्रम, सी है चक्रीय बेरोजगार श्रम, ऑप्शन डी है अदृश्य बेरोजगार श्रम। तो ये चारों में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो जो श्रम बल है और कार्य बल है इसमें जो अंतर मेन अंतर होता है वो क्या होता है बताना है, ये चारों में से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता है आपका बेरोजगार श्रम। इसका जो है सो क्या होता है? डिफरेंस होता है श्रम बल और कार्य बल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे परंपरागत में कौन कौन आएगा और गैर परंपरागत। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा? तो परंपरागत में आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, प्राकृतिक गैस आ जाएगा। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे गैर यहाँ पे परंपरागत का, तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और यहाँ पे ये आपका नहीं है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और यहाँ पे बायोगैस। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर नहीं देखें तो इसका जो आंसर होगा आप लोग खुद से देख सकते हैं कि कौन है जो कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। तो परंपरागत में आपका कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा और सौर ऊर्जा है जो कि गैर परंपरागत में आएगा। तो आपका यही वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था ये किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा यही सही होगा। ये क्वेश्चंस को हमने पहले भी किया है शायद, मतलब 10th क्लास का जब चल रहा था साइंस का, तो उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित।
तो उसी में जो है सो हमने इसको किया था। चिपको आंदोलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमने किया था। उस चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये सब कुछ वहां पे हमने आपको बताया था। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं वीडियो, एक उसका लिंक हम जो है सो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है। पूछा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पे कैसी है, ये आपका हो जाएगा मिश्रित, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित। और भारत की भी कैसी है, मिश्रित है। इसके अलावा चीन की कैसी है, समाजवादी है। और अमेरिका की पूंजीवादी है। पूछेगा दोस्तों कि जो अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है ये कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है। पहला होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी, थर्ड होता है पूंजीवादी। तो ये 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है। और पूछ सकता है कि कितने प्रकार के जो है अर्थव्यवस्था होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो 3 यहाँ पे आपको याद रखना है। तीनों यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों का एग्जाम्पल भी अगर पूछेगा, मिश्रित का तो भारत दे सकते हैं, समाजवादी का चीन और पूंजीवादी का अमेरिका। ऑप्शन भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। तो एक एक ऑप्शन आपको याद रखना है, कभी कभी ऑप्शन भी पूछ लिया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आज का जो सेट नंबर 6 है आपको पसंद आया होगा। सेट नंबर 7 के साथ हम फिर से मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और इसको लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।